इटाल गुहान हरिपुर से पुष्पेंद्र राजपूत का नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। अगर आपको इससे सुरक्षित रहना है तो घर पर रहना है, और अगर हम बाहर जाते हैं तो मास्क लगाकर जाना है बाहर। और आपको जैसे कि हम बाहर से घर लौट के आते हैं तो आपको हाथ धोना है। और आपको पता ही होगा कि आपका सरकार ने एक ऐप बनाया है आरोग्य सेतु, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आसपास जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हों उनको बता दीजिए कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है तो आपको इस ऐप के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि हमारे आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आपके पास खड़ा है, तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो सरकार के आदेशानुसार आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। तो हम सबसे पहले कक्षा 10 के विषय विज्ञान का पहला पाठ आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपका पहला पाठ है रासायनिक विज्ञान का। तो इसको समझने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पाठ का मतलब क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक क्रियाएं। तो जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपकी, और आपको उसको समीकरण के द्वारा व्यक्त करना है इन आपके पाठ में। इस आपके पाठ में आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जानना है पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन आपको जानना है ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो वह ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसके उदाहरण आपको जानना है। उदाहरण क्या है? तो इसका पहला उदाहरण है गर्म लोहे की छड़ को गर्म करके मोड़ना। पहला उदाहरण है आपका। दूसरा है मोमबत्ती का जलना। पहला उदाहरण है आपका लोहे की छड़ को गर्म करके मोड़ना। अगर हम लोहे की छड़ को गर्म करके मोड़ते हैं तो आपका लोहा ही रहता है, उसमें आपका नया पदार्थ तो बनता नहीं है। ऐसा तो है नहीं है कि लोहे को गर्म किया चांदी बन जाए, है ना, तो बहुत खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लोहे की छड़ को गर्म करके मोड़ना। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती को जलाते हैं दीपावली में तो आपको क्या मोम भी उससे निकलता है। ठीक है, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती का जलना नहीं, मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का पिघलना आपकी, अब ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो मोमबत्ती का जलना होता है वो आपका क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, वो आपको रासायनिक परिवर्तन बताएंगे। तो मोमबत्ती का पिघलना, दीपावली में जब आप जलाते हो मोमबत्ती को, आप क्या पिघलती है तो मोम ही रहता है, तो इसलिए उसमें नया पदार्थ तो बनता नहीं है। तो इसलिए आपकी परिभाषा क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। सॉरी, गलती हो गई इसमें। जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहे की छड़ को गर्म करके मोड़ना, और दूसरा उदाहरण क्या बताया हमने? मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, और तीसरा उदाहरण है आपका बर्फ का
पिघलकर पानी में बदलना। तो बर्फ पिघलती है तो पानी में बदल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी को इसे जमा दे तो बर्फ की जगह दूध बन जाए, ऐसा तो है नहीं है। तो आपको क्या है, आपका नया पदार्थ तो बनता नहीं है। गर्म कर दे चाहे इसको ठंडा कर दे पानी को, तो वो आपका पदार्थ वही रहता है। तो इसलिए आपकी परिभाषा है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ आपका नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो दो आपकी डेफिनेशन है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए आपको बता रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसके भी उदाहरण आप जान लो। इसका उदाहरण है पहला यही, जैसे हमने बोला था मोमबत्ती का पिघलना, लेकिन आपका इसमें कंफ्यूज थोड़ा आपको बना रहता है जब परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन। याद रखना, परिभाषा कम पूछी जाती है। आपको जब पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन, तो आपको ध्यान रखना मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। दूसरा उदाहरण, भोजन का पाचन होना। भोजन का पाचन होना। तीसरा उदाहरण है आपका दूध से दही का बनना। तो इसमें आपका नया पदार्थ बन गया। जब नया पदार्थ बन जाता है तो आपका क्या है, आपका वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, आपका वो इसमें क्या नया पदार्थ बनता है। तो मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें कई गैसें निकलती है, जैसे CO2 गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जितने भी आपकी गैस निकलती है मोमबत्ती को जलाने से ये आपके नए पदार्थ बन जाते हैं। भोजन का पाचन होना, इसमें भी आपको क्या है, कई प्रकार की आपकी चीजें आपकी क्या होती है, और आपकी ऊर्जा भी निकलती है। भोजन को जब पाचन होता है उसमें कई आपकी सारी क्रियाएं होती है, इसलिए आपका ये भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। और आपका दूध से दही का बनना, तो दूध से जो दही का बनना है आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन आपको ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें आपका क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को आपको इस पाठ का ध्यान रखना। अगर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझ गए, इनकी परिभाषा समझ गए, तो आपको पाठ लगभग आपका पूरा हो जाता है। बाद में आपका बचता है आपके संतुलित करना, समीकरणों को संतुलित करना, जो इस पाठ का सबसे हार्ड टॉपिक है। तो ध्यान रखना, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को आपको समझना है। अगर आपको ये प्रकार आपके उदाहरण इसके सामने आ गए, क्योंकि परीक्षाओं में परिभाषा कम आती है इस पाठ की, आपको उदाहरण ज्यादा आते हैं। अगर उदाहरण से आपको पहचानना पड़ता है कि ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, और फिर इसके बाद आपको संतुलित करना आता है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो पहला है आपका प्रकार इसका योगात्मक अभिक्रिया। देखना पूरी हेडिंग से आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी है द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
5वीं है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। 6ठी है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सातवीं है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। एक और है लास्ट, जो आपको अगले पार्ट में भी इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और है, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा, क्योंकि मतलब उसका कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आपके 8 आपकी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, इसको आप अभी पढ़ लो और आपके अगले पार्ट में भी इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अम्ल क्षार लवण में। तो आपकी ये 7 आपकी अभिक्रियाएं हैं, 8 आपकी अभिक्रियाएं हैं, तो इसको आपको बारी बारी से इसको समझाएंगे। बस इतना ही है आपके पहले पार्ट में, ये अभिक्रिया समझ गए, ठीक है, और इसके बाद संतुलित करना आपको सीखना है। परिभाषा बहुत सिंपल है, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया, तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है, इसको और भी नाम आपकी किताबों में दिए गए हैं। योगात्मक अभिक्रिया का दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब भी क्या होता है, जोड़ना। तीसरा नाम है इसका संश्लेषण। तो संश्लेषण अभिक्रिया भी आपको आपका इसका दूसरा आपका नाम है अगला, ठीक है। इसके 3 नाम है, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और संश्लेषण अभिक्रिया। अब आपकी वियोजन अभिक्रिया को आपको इस नई किताबों एनसीईआरटी की किताब में आपका दूसरा नाम आपको उसमें बदल के दिया है। पहले आपका अलग अलग थे अपघटन और वियोजन, लेकिन आपका नई किताबों में साथ में आपका इसका नाम कर दिया गया है। थोड़ा सा फर्क है, वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा, अपघटन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम दूसरा नाम भी है इसका, ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया भी आपको कहा जाता है। अब इसका दूसरा भी नाम है द्वितीय प्रतिस्थापन का, उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अब और उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इन सभी प्रकारों को आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि योगात्मक अभिक्रिया आपके है इसको, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, मंद एवं तीव्र, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन तथा अपचयन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इनको हम कैसे इसकी परिभाषाएं बताएंगे या डेफिनेट करेंगे, तो ध्यान दो, एक ही समझ लो, शायद आपके सभी परिभाषा आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आपको बाद में सभी में ऐसा कहना है, शुरुआत में ऐसी अभिक्रिया जिसमें, बस ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें। तो हम पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो इसकी परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, अलग होती है। और प्रतिस्थापन में आपको हेडिंग से पता चल रहा है, स्थान बदलती है, तो आपको इसमें क्या लगाओगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका एक पदार्थ स्थान बदलता है, ठीक है। ऐसे इसमें लगाओ मंद, मंद मतलब धीमी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें आपकी अभिक्रिया कैसी हो, धीमी हो। और तीव्रता, ऐसी अभिक्रिया जो आपकी तेजी से हो। और आपकी द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे इसमें आप प्रतिस्थापन है, ऐसी प्रकार आपका द्विप्रतिस्थापन मतलब 2 स्थान बदल, द्वि मतलब 2, प्रतिस्थापन में स्थान बदल ले, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके 2 लोग स्थान बदल ले, तो आपकी द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है उभय अपघटन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकले, जिसमें ऊष्मा निकले वो ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा सोखे वो आपकी क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। अब उपचयन अभिक्रिया, उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। करण मतलब होता है धारण करना, ऑक्सीजन को धारण करना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन लेता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो इसके आपकी परिभाषा है
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब आपको ये समझने से पहले समीकरणों को लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने आपको योगात्मक अभिक्रिया हम बताएंगे, तो इन सभी को हम परिभाषित अगले पार्ट में करेंगे। तो पहले इसके बारे में उदाहरण हुआ समझ लो कि समीकरण को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया मतलब आप पढ़ते हो जैसे योग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम किन्हीं दो चीजों को जोड़ते हैं, 3 + 2 बराबर कितना होता है 5। जोड़ा कितने लोगों को है, 2 लोगों को, पहला और दूसरा, मिला कितना है 1। तो जोड़ने से आपकी या संयोग करने से जो आपकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या आपने बताई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अच्छा, आपका एक नया शब्द है अभिकारक। जैसे मान लो हम 2 चीजों को जोड़ रहे हैं, H2 + O2, तो H2 + O2 को हम जोड़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ये आपका अलग पदार्थ है, ये गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन आपका जल क्या है, आपका द्रव है। तो गैस से मिलकर क्या होती है, आपके नया पदार्थ बनाना, हमने क्या, आपको पदार्थ आपका क्या बदल जाता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, आपका लिक्विड प्राप्त होता है, आपका द्रव प्राप्त होता है। तो आपका क्या होता है, हमें आपको एक शब्द आया अभिकारक, हमने आपको बोला जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो अभिकारक आपका ये है, ठीक है, और इस तरफ क्या आपका उत्पाद, तो अभिकारक और उत्पाद। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैथ में है, आपका मैथ का आपका जैसे यही है, यहां पर हम बदल लें, चर राशि ले लें, x + y बराबर जैसे मान लो 5 है। तो मैथ में अलग आपकी इसको भाषा में बोलते हैं, मैथ में आपका कहते हैं कि बाएं पक्ष और दायां पक्ष, और बीच में आपको क्या होता है, बराबर। लेकिन इसमें समीकरण में लिखने से पहले आपको दायां पक्ष बायां पक्ष नहीं होता है, क्योंकि मैथ सबकी अलग अलग भाषाएं होती है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान क्या भाषा है, तो आपका बराबर की जगह यहाँ पर हम लगाते हैं तीर, ठीक है, और जो बायां पक्ष होते हैं, बायां पक्ष को बायां पक्ष ही बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसलिए हम परिभाषा में क्या कहा था, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, और आपका जो आपका दायां पक्ष होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, वो आपको योगात्मक अभिक्रिया होता है। तो आपको ध्यान रखना, बाएं तरफ आपका अभिकारक होता है और दाएं तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। ध्यान रखना, समीकरण हमेशा बाएं तरफ जो लिखा होगा वो अभिकारक ही होगा, जो दाएं तरफ होगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो इसको हम ऐसे भी परिभाषा जैसे आ जाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेता है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक होता है, वो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बाकी आपकी परिभाषाएं आपको अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।